गाइस, जो सीरियस लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर्स हैं वो इस वीडियो को स्किप कर सकते हैं। ये वीडियो मैं बना रहा हूँ एक सब्सक्राइबर की रिक्वेस्ट पर, जिन्होंने मुझे तपारिया टूल्स लिमिटेड के ऊपर वीडियो बनाने के लिए बोला था, जिसका प्राइस 10.5 रुपीज़ है, सिर्फ 10.5 रुपीज़। और इसका मार्केट कैप आप देख सकते हैं। डिस्कस करने वाला तो नहीं है, लेकिन सिर्फ लर्निंग पर्पस के लिए मैं इसके ऊपर वीडियो बना रहा हूँ कि इस तरह का अगर कोई स्टॉक आपको मिलता है तो उसमें आपको क्या करना चाहिए। अगर आप एक लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं तो, और अगर आप शॉर्ट टर्म ट्रेडर हैं, कुछ हफ्तों के लिए, कुछ दिनों के लिए या कुछ महीनों के लिए ही आप इन्वेस्टमेंट करते हैं, तो आप इस तरह के स्टॉक्स में इन्वेस्टमेंट कर सकते हैं। लेकिन अगर आप लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर हैं और 3 साल, 5 साल, 10 साल का आप टाइमलाइन रखते हैं, तो ये स्टॉक और ये वीडियो आपके लिए हो सकता है काम का ना हो, क्योंकि कोई भी लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर 3 करोड़ की मार्केट कैप वाली कंपनी में अपना हाथ नहीं जलाएगा। तो उम्मीद करता हूँ आपको समझ में आ गया होगा ये वीडियो किसके लिए है। ठीक है, चलिए आगे बढ़ते हैं। देख सकते हैं ये कंपनी कब बनी थी। पुरानी कंपनी है, 1969 में बनी हुई। और ये क्या करती है, जैसा कि इसके नाम में है, ये टूल्स बनाती है। किस तरह के टूल्स, इसकी वेबसाइट पे आ जाएंगे तो पता चल जाएगा आपको। इस तरह के टूल्स, ठीक है, जैसा कटर हो गया, स्क्रू ड्राइवर्स हो गए, इसी तरह की बहुत सारी चीज़ें आपको अलग अलग तरह के पैकेज में, अलग अलग टूल्स में मिल जाती हैं, जो कि आपको फ्लिपकार्ट या दूसरे वेबसाइट्स पे अवेलेबल हो जाएंगी। अब देखिए, इस शेयर के बारे में कुछ चीज़ें पॉजिटिव हैं, कुछ चीज़ें नेगेटिव हैं। तो जो भी इसमें इन्वेस्टमेंट करेगा या नहीं करेगा, उसके रीजंस अलग अलग हो सकते हैं। कुछ चीज़ें हैं जो आप इग्नोर करेंगे, कुछ चीज़ें हैं जो आप सीरियसली लेंगे। ठीक है, तो हम वो सारी चीज़ें डिस्कस कर लेते हैं। फिर से बोल रहा हूँ, ये वीडियो सिर्फ लर्निंग के लिए है, सिर्फ सीखने के लिए। ठीक है, तो चलिए, मार्केट कैप तो हमने देख लिया कितना है, 3.19 करोड़। हाँ, एक और चीज़ यहाँ पे आप देखेंगे, चेंज कितना दिख रहा है लास्ट डे का, कुछ नहीं। और ये जो प्राइस है वो कब तक का है, 20 मार्च का। मतलब 20 मार्च के बाद इसमें कोई चेंजेस नहीं आए हैं। अभी मैंने न्यूज़ में चेक करने का कोशिश किया कि इसका क्या रीज़न हो सकता है कि 20 मार्च के बाद इसमें कोई एक्टिविटी ही नहीं है। तो मुझे पता चला कि इसके ऊपर कई सारे रूल्स रेगुलेशंस ब्रेक करने के ब्लेम हुए हैं। ठीक है, सेबी की तरफ से और कई सारे लोगों की तरफ से, जो कि इन्वेस्टिगेशन अभी चल ही रही है, कुछ भी प्रूफ नहीं हुआ है। कुछ लेटर्स भेजे गए हैं इनके प्रोमोटर्स को, इनके ओनर्स को, जिनका अभी रिजल्ट आना बाकी है। ठीक है, तो ये तो एक पहला रीज़न, बहुत ही इंपॉर्टेंट रीज़न है किसी भी स्टॉक से बाहर हो जाने का या अपना स्टेक कम कर देने का। चलिए, अब इसके बारे में और बात करेंगे। पहले आगे बढ़ते हैं, देखते हैं कुछ पॉजिटिव चीज़ें जो इसे डिस्कशन करने के लिए पुश करती हैं हम लोगों को। सबसे बड़ी चीज़, डिविडेंड, 1643% का डिविडेंड। अब आप सोचेंगे कि अगर 10 रुपए का शेयर है तो कुछ पैसों का डिविडेंड ये दे रही होगी। नहीं गाइस, अभी ही कुछ दिनों पहले जो इसने डिविडेंड अनाउंस किया है वो है 77.50 रुपीज़ का। 10 रुपए का स्टॉक है और कितना दे रहे हैं, 77 रुपीज़ पर शेयर। जिन लोगों ने इसे 20 मार्च को खरीदा होगा ना, वो बहुत बहुत ज़्यादा खुश होंगे अभी। लेकिन इसमें क्या घपला हो सकता है वो हम लोग इसके चार्ट पे डिस्कस करेंगे। बस आप ये याद रखो कि 10 रुपए का शेयर है और 77 रुपए का इसमें डिविडेंड मिल रहा है। ठीक है, चलिए, पीई की तो बात हम लोग क्या ही करें, बहुत बहुत नेग्लिजिबल पीई है इंडस्ट्री पीई से, जो कि 19.2 है। तो बिल्कुल ही नेग्लिजिबल है, जैसे लग रहा है मार्केट ने इसे बिल्कुल ही इग्नोर कर रखा है, लेकिन ऐसा है नहीं। एक्चुअली ये इतना इसीलिए है क्योंकि मार्केट में कोई इसे खरीद ही नहीं पा रहा। उसका भी रीज़न हम लोग शेयर होल्डिंग पैटर्न में जाके चेक करेंगे। ठीक है, इसका आरओसी देख सकते हैं, बहुत ज़बरदस्त है। आरओई बहुत अच्छा है। प्रोमोटर्स होल्डिंग एक नंबर है, कोई प्रॉब्लम नहीं है, इसमें से कुछ भी इन्होंने गिरवी नहीं रखा है। फेस वैल्यू कितनी है, 10, तो ये भी स्प्लिट हो सकता है। फ्री कैश फ्लो इस शेयर के पास है। अब देखिए इश्यू क्या है। अभी तो पॉजिटिव चीज़ें बहुत सारी दिखी है आपको इसके फंडामेंटल में। अब इश्यू देखिए, हम लोग इसका मैक्स का चार्ट देख रहे हैं। ठीक है, ऑल टाइम जो इसका चार्ट है वो देख रहे हैं। ये शुरू कहाँ से हुआ था, लगभग 31-32 रुपीज़ के आसपास से शुरू हुआ था। कब, 2007 में। अब ये 7 से कंटिन्यू बढ़ता रहा, ऊपर जाता रहा, अपर सर्किट मारता रहा। कब तक, 2021 या 22 तक। ठीक है, ये जो टाइम जोन है यहाँ तक। और यहाँ से ये गिर के अभी कितने का हो रखा है, 10.5 रुपये का। यहाँ पे कितना प्राइस चल रहा है, देखिए 100 रुपये के आसपास। तो ये 100 रुपये के आसपास तक जाके 1/10 हो गया। तो ये कैसे हुआ, ये हम लोग इसके मेन चार्ट में, जो कैंडल वाला चार्ट होगा, वहाँ पे हम लोग चेक करेंगे। लेकिन जब इसके पीई रेशियो के हम लोग चार्ट में जाते हैं तो यहाँ पे हम लोग देख सकते हैं, अगर मैक्स हम लोग देखेंगे तो इसका ईपीएस जो है वो कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, अगर लॉन्ग टर्म में हम लोग देखते हैं। और ये पीई कंटिन्यू गिरता जा रहा है।
जो हमारा फेवरेट कॉम्बिनेशन है, ईपीएस ऊपर जाना, पीई नीचे जाना। लेकिन ये फेवरेट तब होता है जब ईपीएस तो कंटिन्यू ऊपर जाता रहे, लेकिन पीई नीचे आने के बाद कभी कभी ऊपर भी जाए, फिर नीचे आए, यहाँ पे हम लोग बाइंग करें, फिर ऊपर भी जाए, फिर नीचे आए, फिर यहाँ कहीं हम लोग बाइंग करें, फिर ऊपर भी जाए। ऐसा नहीं मैंने बोला था कि ये हमेशा से ही नीचे जाता रहे, ठीक है। तो यहाँ पे कुछ ना कुछ गड़बड़ जैसा हमको फील होता है। ओपीएम देखेंगे तो ओपीएम में कोई प्रॉब्लम नहीं है, ओपीएम कंटिन्यू बढ़ता जा रहा है, ठीक है। ओपीएम में कोई इश्यू नहीं दिखाई दे रहा। नेट प्रॉफिट भी देखेंगे तो नेट प्रॉफिट में भी ऊपर नीचे चलते रहता है, लेकिन लॉन्ग टर्म में देखेंगे तो ये अभी तक का ऑल टाइम हाई इसका नेट प्रॉफिट दिख रहा है, और सेम टू सेम ईपीएस में भी हो रहा है। सीएजीआर का डेटा आपको कुछ भी नहीं मिलेगा, लेकिन प्रॉफिट ग्रोथ आप देखेंगे तो आपको ज़बरदस्त देखने को मिलेगी। यही मैं बोल रहा हूँ, यहाँ पे ना डेटा की बहुत कमी है, ठीक है। डेटा ही बहुत गड़बड़ दिख रहा है। अगेन देखिए, बैलेंस शीट में कोई प्रॉब्लम आपको नहीं दिखेगी। रिजर्व्स कंटिन्यू बढ़ रहे हैं, बोरोइंग्स ज़ीरो हो रखा है, फिक्स्ड एसेट बढ़ रहे हैं बहुत अच्छे तरीके से। अब देखिए, यहाँ शेयर होल्डिंग पैटर्न में आके हमको बहुत सारी चीज़ें और मालूम चलती हैं जो कि इम्पॉर्टेंट है। इसके प्रमोटर्स और पब्लिक आप देखेंगे तो प्रमोटर्स के पास 69.72 शुरू से ही ये लोग होल्ड कर रहे हैं, ठीक है। और पब्लिक के पास 30.28 जो कि शुरू से पब्लिक होल्ड कर रही है। लेकिन ऐसा कैसे हो रहा है, इसमें कोई चेंजेस ही नहीं आ रहे और मार्केट में कोई इसके शेयर्स को खरीद भी नहीं पा रहा। इसका मतलब है कि ना प्रमोटर बेच रहे हैं ना पब्लिक बेच रही है, ठीक है। तो ये भी रीज़न शायद हो सकता है, मुझे नहीं पता, मैं उतना एक्सपीरियंस नहीं हूँ और ना मैंने ऐसा सिचुएशन कभी देखा है कि कोई शेयर मार्च अप्रैल मई आ गया तो इतने टाइम से किसी ने ना बेचा हो ना किसी ने खरीदा हो। मुझे पर्सनली ये सब मालूम नहीं है, तो इसलिए मैं आपको कोई फॉल्स न्यूज़ नहीं दूंगा। हो सकता है कि शायद यही रीज़न हो, और ये क्यों हो सकता है वो इसके प्रमोटर्स और पब्लिक के जब हम डिटेल में जाएंगे तब मालूम चलेगा। देखिए, प्रमोटर्स को जब हम लोग खोलते हैं तो यहाँ पे हमको मालूम चलता है कि इसके प्रमोटर्स कौन है। सारी एक ही फैमिली है, तपारिया 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 तपारिया, तो ये पूरे तपारिया फैमिली ही है। और इवन अगर हम लोग इसके पब्लिक में भी जाते हैं तो भी हम लोग ये देखेंगे, देखिए पब्लिक में भी तपारिया फैमिली ही है। बीच बीच में बांगर आते हैं, लेकिन ये भी एक फैमिली है, तो चांसेस है कि ये भी इसी से रिलेटेड होंगे। या तो स्टार्टिंग में इनके पास ये स्टॉक आ गया होगा जो ये लोग बेच नहीं रहे, ठीक है। जो भी है ये एक ही गुट है। देखिए यहाँ भी तपारिया, तो ये पूरा एक ही ग्रुप है जिन्होंने शेयर्स रखे हुए हैं अपने पास। और जो भी बीएससी का एनएससी का रूल होता है 75% से ज़्यादा आप नहीं रख सकते, तो उस हिसाब से इन्होंने 69.72 रखा हुआ है, बाकी मार्केट में दिया हुआ है। और मार्केट में भी किसको दिया हुआ है, अपने ही फैमिली मेम्बर्स को, ठीक है। तो इससे क्या मालूम चलता है, इससे मालूम ये चलता है कि ये लिस्ट तो हो गए मार्केट में, ठीक है, लेकिन ये शेयर्स अपने देना नहीं चाह रहे किसी को। अभी यहाँ देखने से ऐसे ही लग रहा है कि ये एक ही फैमिली मेम्बर हर चीज़ इसको हैंडल कर रही है और ना ये अपने शेयर थोड़े से भी निकालना चाह रहे हैं। ये पक्का है कि ये अपनी कंपनी के ऊपर कॉन्फिडेंट बहुत ज़्यादा है, ठीक है, क्योंकि इन्होंने कोई चेंजेस नहीं किए हैं। इवन जो बाकी के पब्लिक के शेयर्स थे वो पब्लिक को ना देके अपनी फैमिली के पास ही रखे हुए हैं। इसका मतलब है कि ये अपनी कंपनी पे कॉन्फिडेंट तो बहुत ज़्यादा है। तो अगर इस बात को ध्यान में रख के अगर आप इसमें इन्वेस्टमेंट करना चाहते हैं, इन्वेस्टमेंट नहीं आई मीन ट्रेडिंग करना चाहते हैं कुछ टाइम के लिए, तो आप इसमें छोटा मोटा स्टेक ले सकते हैं अगर आपको मिल जाए तो। उसके लिए आपको डेली बाइंग करनी पड़ेगी। हो सकता है कि कई महीनों तक, कई हफ्तों तक वो आपको मिले ना, और डेली आपको उसमें बाइंग के ऑर्डर्स लगाने पड़े। लेकिन अगर आप बाइंग करना चाहते हो तो आपको उतनी मेहनत तो करनी पड़ेगी। चलिए अब आ जाते हैं इसके कैंडल के चार्ट पे। और यहाँ पे हम लोग डेली कैंडल्स का चार्ट देख रहे हैं, बिकॉज मंथली कैंडल का चार्ट देख के ना कुछ समझ में आएगा ही नहीं, ठीक है। और डेली कैंडल का चार्ट देखने पे आपको एक चीज़ तो पक्का समझ में आ जाएगी कि इसमें जो भी होता अपर सर्किट में है। जब भी इसमें कोई शेयर अवेलेबल होते हैं तो इसमें अपर सर्किट ही लगता है, मतलब इसमें ऑर्डर तो हमेशा लगे हुए ही रहते हैं। और एक चीज़ देखो, यहाँ पे इस प्राइस पे 100 रुपीज़ से ये शेयर कितना हो गया, 30 रुपीज़ के थोड़ा ऊपर, 31 रुपीज़ के आसपास का हो गया। इस चार्ट के हिसाब से, ये बीएससी का चार्ट है, इस चार्ट के हिसाब से ये कितने पे आया था, ये 2003 से भी पहले आया था। कितने रुपीज़ पे, 21 रुपीज़ यहाँ कहीं इसके आसपास आया था। 21 रुपीज़ के आसपास आया था, वही इसमें दिख रहा है स्टेबल। फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर जाके फिर कई दिन तक ऐसे ही रहता है। फिर उसके बाद थोड़ा ऊपर जाके अपर सर्किट कई टाइम तक ये मारता रहा। कब से,
ये 2005 से जो इसने अपर सर्किट मारना शुरू किया, 2021 तक ये मारता रहा। लेकिन इसका मतलब यही है कि इसकी आदत हमेशा से ही ऐसी है, ये हमेशा अवेलेबल नहीं होता, क्योंकि कैंडल्स आप देख रहे हो बहुत छोटे छोटे कैंडल्स तो है ही, बिकॉज अपर सर्किट है ऑब्वियसली, तो इसमें कोई कैंडल बनता ही नहीं है, क्योंकि बाइंग सेलिंग हो ही नहीं रही, सिर्फ बाइंग हो रही है अपर सर्किट की। तो जो पहले के ऑर्डर्स लगे हुए हैं वही इसमें एग्जीक्यूट हो रहे हैं, और बाकी और इसमें कोई काम नहीं हो रहा। ठीक है, तो जो यहाँ पे हमने देखा कि इसमें मार्च 20 के बाद या मार्च 23 जो भी हमने देखा था, उसके बाद इसमें कोई भी बाइंग सेलिंग नहीं हुई है, वो इसमें पहले भी हो रही थी। ठीक है, अभी देखिए इसके इवेंट्स चेक करते हैं। देखिए पहले इसमें क्या होता था, पहले इसमें होता था 1.5 रुपये का डिविडेंड, उसके बाद 2 रुपये का डिविडेंड, बीच बीच में 2 रुपये का डिविडेंड, फिर उसके बाद 10 साल तक कुछ नहीं हुआ, फिर सडनली इन्होंने कितने का दिया, 70 रुपये का डिविडेंड, ख़तरनाक कर दिया इन्होंने। ठीक है, और इसी टाइम पे आप देखेंगे कि ये यहाँ पे गिरा था। ठीक है, तो इससे आपको क्या समझ में आया, इससे ये समझ में आया कि जब ये डिविडेंड बढ़ा देगी ना तो ये गिरेगा भी ज़बरदस्त। ठीक है, समझ में आया या नहीं समझ में आया? यहाँ पे जब ये 100 रुपये का था, इसने 70 रुपये का डिविडेंड दिया, तो 100 रुपये में 70 माइनस हो गए ना भाई साहब, तो बचे कितने, 30 रुपये। ये आ गया कहाँ पे, 30 रुपये पे। तो अब आप ये सोचो कि 10.5 रुपये का अगर ये शेयर है, यहाँ पे ये कितना दे रहा है, डिविडेंड कितना दे रहा है, 77.50 रुपीज़। ठीक है, तो अब ये 77.50 रुपीज़ किसके पास जाएंगे, जो इसकी पब्लिक है, पब्लिक होल्डिंग, और जो प्रोमोटर होल्डिंग, ये तो जाएंगे सबके पास ना। जिसके पास 69% है उसको 69% के हिसाब से मिलेगा, जिसके पास बाकी है 31% उसको उसके हिसाब से मिलेगा। लेकिन है ये कौन, ये पूरी फैमिली ही तो है। तो जब ये यहाँ 100 रुपीज़ से गिर के 70 रुपीज़ हमने डिविडेंड देख लिया, और कितना हो गया था माइनस होके, 30 रुपीज़ इसका प्राइस हो गया था। ठीक है, और फिर यहाँ पे क्या हुआ, यहाँ पे फिर से डिविडेंड कितना मिला, 50 रुपये का। अब ये देखिए 50 रुपये का डिविडेंड मिलते ही ये जो कंपनी कितने की थी, 34-35 रुपीज़ की, वो कितने की हो गई, 10 रुपये की हो गई। अब यहाँ पे वो एग्जैक्टली उतना माइनस नहीं हुआ, ये किस तरह से होता है कैलकुलेशन मुझे समझना पड़ेगा, लेकिन 35 रुपीज़ का जो शेयर था वो 50 रुपये के डिविडेंड देने के बाद कितने का हो गया, 10 रुपये का हो गया। ठीक है, तो अब ये 10-10.5 रुपये का जो स्टॉक है उसमें 77.50 रुपीज़ का डिविडेंड देने के बाद अब ये 1 रुपये का, 2 रुपये का, कितने का होता है मुझे पता नहीं, लेकिन ये जब भी इसमें एक एक्टिविटी दिखेगी तो मुझे लगता है कि ये बहुत नीचे आपको देखने को मिलेगा, क्योंकि ये तो हर स्टॉक में होता ही है। जब डिविडेंड कोई भी कंपनी देती है, चाहे वो डीमार्ट हो, चाहे बजाज फाइनेंस हो, चाहे तपाड़िया हो, जब भी कोई डिविडेंड आपको मिलेगा तो वो कंपनी के स्टॉक के प्राइस में एडजस्ट हो जाता है। ठीक है, कभी भी वो कंपनी का प्राइस थोड़ा सा गिरेगा ही डिविडेंड देने के बाद। तो जो लोग मार्च 23 या 20, जब भी इसका लास्ट डेट था इस कैंडल का, इस दिन 10.5 रुपये में जिसने इसे लिया होगा वो खुश तो बहुत हो रहे होंगे 77.50 पे, लेकिन जो आपने स्टॉक यहाँ पे लिया हुआ है ना, उसकी वैल्यू बहुत बहुत ज़्यादा गिरने वाली है। जो भी आपने पैसे यहाँ इन्वेस्टमेंट किए हैं वो बहुत ज़्यादा गिरने वाले, लेकिन ये इसकी वजह से वो आपके पैसे ऊपर होते हुए दिखेंगे। लेकिन जो भी लोग यहाँ पे फंसे होंगे, अगर कोई भी पब्लिक मतलब नॉर्मली अगर किसी को यहाँ पे मिल गया होगा, तो ऑब्वियसली हर किसी का नाम तो स्क्रीनर पे नहीं दिखाता, तो छोटे मोटे जो भी लोग यहाँ फंसे होंगे उनकी तो लंका लग गई। ठीक है, तो एज अ लॉन्ग टर्म इन्वेस्टर मैं इस तरह की कंपनी में कभी भी नहीं घुसूंगा, चाहे मुझे कितने भी हायर प्रॉफिट्स के चांसेस इसमें दिख रहे हों, क्योंकि लॉस के चांसेस मुझे ज़्यादा दिख रहे हैं, तो मैं इसमें कभी भी एंटर नहीं करूंगा। उम्मीद करता हूँ आपको ये डिविडेंड वाला कॉन्सेप्ट समझ में आया होगा। डिविडेंड कुछ नहीं होता है, जब कंपनी ग्रो नहीं करती ना, या फिर जब ज़्यादा पैसे कमा लेती है, तब उसमें से थोड़ा हिस्सा कंपनी अपने शेयर होल्डर्स को देती है। लेकिन जब इतने बड़े बड़े डिविडेंड्स आने शुरू हो जाएं तो समझ लेना गड़बड़ हो रही है, बस कुछ ना कुछ खतरनाक गड़बड़ हो रही है। अगर नहीं भी हो रही तो इसकी श्योरिटी कोई नहीं दे रहा, राइट? आपको ना फंडामेंटल में डेटा पूरा मिल रहा है, ना टेक्निकल में समझ में आ रहा है कि क्या हो रहा है, और ऊपर से इसके जो होल्डिंग्स है वो एक फैमिली ही होल्ड कर रही है। तो देखो, अगर आपको रिस्क लेना है, आपको लगता है कि थोड़ा रिस्क लेके बहुत प्रॉफिट कमाया जा सकता है, तो आप ऐसा पैसा इसमें लगाओ जिसकी आपको ज़रूरत ना हो, और अगर उसमें प्रॉफिट मिल जाता है तो वेल एंड गुड, कई हज़ार गुना प्रॉफिट आपको मिल सकता है इसमें। लेकिन लॉस जब होगा तो ये पैसा ज़ीरो हो जाएगा। ठीक है, इसकी भी चांसेस बहुत ज़्यादा हाई है। तो हर चीज़ सोच समझ के अपनी हार्ड अर्न मनी इसमें लगाना, और जो भी आप करने वाले हो, आपके क्या थॉट्स हैं कमेंट सेक्शन में ज़रूर लिखना। आप लोगों के साथ मैं भी स्टॉक मार्केट को सीख ही रहा हूँ, तो मेरी भी नॉलेज बढ़ने के लिए आपके कमेंट्स लिखना बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। ठीक है, चलिए अब मिलते हैं अगली किसी वीडियो में।